प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है न्यूज टॉप 9 का। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान लगातार बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। कल रात श्रीनगर में आतंकियों ने सीआईडी के इंस्पेक्टर को बीच सड़क पर गोली मार दी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि नौगाम में शहीद हुए इंस्पेक्टर की शहादत बेकार नहीं जाएगी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा, गलवान में चीनी सेना के साथ हुई झड़प के बाद भारतीय सेना एलएसी पर चीन के मुकाबले मजबूत स्थिति में। कल चीन के साथ एलएसी पर तनाव पर बातचीत होनी है और साजिश के तहत धर्मांतरण कराने के मामले में एक सांसद का भी नाम सामने आया। देश की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के कानीपुरा में आतंकियों ने सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद को बीच सड़क पर पीछे से गोली मार दी। शहीद इंस्पेक्टर परवेज कल करीब रात 8 बजे की नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे। आतंकियों ने इंस्पेक्टर परवेज को 3 गोली मारने के बाद मौके से फरार हो गए। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए हर नाके पर आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आज से 2 दिनों तक घाई सहयोग संगठन की बैठक होगी। इस बैठक में भारत की ओर से सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हिस्सा लेंगे। बैठक में पाकिस्तान के एनएसए मोहित यूसुफ भी शामिल होंगे। एससीओ की बैठक में अफगानिस्तान और आतंकवाद का मुद्दा छाए रहने की उम्मीद है। इस दौरान भारत और पाकिस्तान के एनएसए के बीच कोई द्विपक्षीय मुलाकात की संभावना नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन के मुकाबले अधिक मजबूत स्थिति में है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन को उसकी कमजोरियों के बारे में पता चला है और उसके बाद से अपनी सेना में बदलाव करने में जुटा है। रावत ने ये भी कहा कि भारत चीन की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। जनरल रावत ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए गोला बारूद भेज रहा है। ये सीज फायर और शांति प्रक्रिया के लिए शुभ संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं। युवाओं को गुमराह करने वालों की पहचान करने की जरूरत है। हमें भटके हुए युवाओं को समझाने की जरूरत है। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच बातचीत का दौर फिर से शुरू होने वाला है। कल भारत चीन के बीच सीमा मामलों पर बातचीत के लिए बने WMCC की 22वीं बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में भारत का जोर खासतौर पर PP-15 और PP-17A जैसे उन बिंदुओं से सैन्य मौजूदगी घटाने के फॉर्मूले पर होगा जहां दोनों तरफ से सैनिक मोर्चाबंदी अब भी मौजूद है। साजिश के तहत धर्मांतरण कराने वाले मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी के ATS की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार उमर गौतम ने पूछताछ में एक सांसद का नाम लिया है। लोकसभा सांसद पर धर्मांतरण के लिए फंडिंग करने के गंभीर आरोप है। अभी तक सांसद के नाम का खुलासा नहीं हुआ है। यूपीए ATS ने 2 दिन पहले धर्मांतरण मामले में उमर गौतम के साथ जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया था। पैसे नौकरी का लालच देकर धर्मांतरण कराने के मामले विदेशी फंडिंग की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यूपी ATS के रडार पर दिल्ली और लखनऊ के कई संगठन हैं। धर्मांतरण के लिए फंडिंग का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान और खाड़ी देशों से आया है। जांच एजेंसियां मनी ट्रेल का ISI से लिंक तलाशने में जुट गई है। उन अकाउंट की भी पहचान की जा रही है जिनमें विदेशों से पैसा आया। धर्मांतरण साजिश का खुलासा होने के बाद उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दलित परिवार के 4 सदस्य के हिंदू से मुस्लिम बनने का मामला सामने आया है। सबरहत गांव की केवलपति नाम की महिला कई साल पहले हलीमा बन गई थी। हलीमा ने 2 बेटों और 1 बेटी का भी धर्मांतरण करवा दिया है। बड़े बेटे रमेश ने जब धर्म बदला तो उसकी पत्नी ने इसका विरोध किया। इसके बाद से हलीमा समेत 4 लोग गाँव से फरार है। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 5वें दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 64 रन बना लिए थे। भारत को 32 रनों की बढ़त है। WTC के लिए आज रिजर्व छठा दिन है। क्रीज पर पुजारा 12 और कोहली 8 रन बनाकर नाबाद है। इससे पहले न्यूजीलैंड की पहली पारी 249 रन पर खत्म हुई। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने 4 और ईशान ने 3 विकेट झटके। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की कोर कमेटी की मैराथन बैठक में क्या फैसला हुआ? सीएम योगी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचकर क्या संदेश देने की कोशिश की और क्या चिराग पासवान अब एनडीए से अलग होंगे? सियासत से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 राजनीति। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर कल लखनऊ में बीजेपी की कोर कमेटी की लंबी बैठक चली। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा के साथ संगठन मंत्री BL संतोष भी मौजूद रहे। नवनियुक्त उपाध्यक्ष AK शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 2022 में बीजेपी फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में अचानक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे। योगी के साथ आरएसएस के डॉक्टर कृष्ण गोपाल और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी थे। सभी ने साथ में दोपहर का भोजन किया। केशव मौर्य ने कहा कि योगी उनके बेटे और बहू को आशीर्वाद देने आए थे। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर छोटे छोटे दल भी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद भदोही जनपद में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 160 सीटों पर हम मजबूत हैं। संजय निषाद ने बीजेपी से उन्हें डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान करने की भी मांग की। एलजेपी में मचे घमासान के बीच चिराग पासवान ने कहा है कि अब बीजेपी से रिश्ते एक तरफा नहीं रह सकते। पहले उनके पिता वो हमेशा पीएम मोदी और बीजेपी के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, लेकिन हमारी पार्टी पर संकट के दौर में बीजेपी ने हस्तक्षेप की उम्मीद थी। अपने आंख का इलाज कराने दिल्ली आए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी में टूट को लेकर चिराग पासवान के लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। नीतीश कुमार ने कहा कि चिराग पासवान की पार्टी में जो हुआ वो उनका अंदरूनी मामला है। चिराग ने एलजेपी में टूट के लिए नीतीश और उनकी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था। जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम मोदी की कल बुलाई सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियां शामिल होंगी, जिन्हें न्योता मिला है। गुपकार की बैठक के बाद ये फैसला किया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बैठक का एजेंडा सरकार की तरफ से तय नहीं है, लेकिन हम धारा 370 और 35A हटाने का मुद्दा उठाएंगे। महबूबा ने कहा कि सरकार को पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान से भी बात करने की मांग का जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कड़ा विरोध किया है। रैना ने कहा है कि आतंक का सामान भेजने वाले पाकिस्तान से कभी बात नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर बीजेपी आज पीएम की सर्वदलीय बैठक में गुपकार के खिलाफ जवाबी रणनीति तैयार करने के लिए आज बैठक करेगी। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान पर सीएम अमरिंदर सिंह ने पार्टी की 3 सदस्यीय कमेटी को अपना फैसला सुना दिया। अमरिंदर किसी भी हाल में नवजोत सिद्धू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चाहते हैं, जबकि कमेटी सिद्धू को डिप्टी सीएम या प्रदेश अध्यक्ष बनाने की सोच रही थी। अमरिंदर दिल्ली के जंतर मंतर पर आज कृषि कानूनों के विरोध में पार्टी सांसदों के धरने में शामिल होंगे। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही तनातनी और अनबन के बीच गहलोत और पायलट गुट पार्टी आला कमान को अपनी ताकत दिखाने की कवायद में जुटे हैं। गहलोत गुट के विधायक नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। आज गहलोत गुट के 13 निर्दलीय विधायक जयपुर में बैठक करेंगे। 19 निर्दलीय विधायकों में से ज्यादातर ने हाल ही में अशोक गहलोत से मुलाकात की थी। यूपी के मथुरा में मनचलों ने लड़की को घर की दूसरी मंजिल से नीचे फेंका। रुड़की में चेन स्नैचर्स ने पुलिस को खुली चुनौती दी और पंजाब के अंबाला में महिला लेफ्टिनेंट ने क्यों खुदकुशी कर ली। राज्यों की खबरें देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। उत्तर प्रदेश के मथुरा में छेड़खानी का विरोध करने पर मंचलों ने लड़की के घर में घुसकर परिवार के साथ मारपीट की। मंचलों ने 17 साल की लड़की को उठाकर दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। पूरा वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घायल लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 1 आरोपी फरार है। उत्तराखंड के रुड़की में चैन स्नैचर बदमाश पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो में देखिए कैसे बाइक सवार 2 बदमाश स्कूटी सवार महिला से बीच सड़क पर उसका चैन लूटकर फरार हो जाते हैं। महिला अपने पति के साथ जा रही थी। पीछे से आ रहे बाइक सवार बदमाश झपट्टा मार चैन लेकर उड़ जाते हैं। पुलिस अब सीसीटीवी वीडियो के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। यूपी के हमीरपुर में छेड़खानी के बाद छात्रा का फांसी लगाकर खुदकुशी करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। छात्रा के पिता ने कहा कि अगर पुलिस वक्त पर कार्रवाई करती तो उनकी बेटी बच सकती थी। पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 8 सदस्यीय टीम पीड़ित परिवार के घर भेजने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के दादरी के ईस्टर्न पेरिफेरल पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि 4 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। पकड़े गए घायल बदमाश मुस्तफा पर गाड़ियों से तेल चोरी समेत कई मामले दर्ज हैं। अंबाला में तैनात महिला लेफ्टिनेंट साक्षी ने आर्मी क्वार्टर में फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। साक्षी के परिवार वालों ने उसके पति नवनीत पर दहेज के लिए शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। साक्षी का पति नवनीत भी वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर के पद पर तैनात है। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही पैसे के लिए नवनीत साक्षी को मारता पीटता था।
पंजाब के मोगा में धार्मिक एकता की अनोखी मिसाल देखने को मिली है। गांव में रहने वाले 8 मुस्लिम परिवारों के लिए मस्जिद बनाने सिख समाज आगे आया है। मस्जिद की नींव का पत्थर रखने का समागम गांव के गुरुद्वारा साहिब में संपन्न हुआ। दरअसल मस्जिद की नींव रखने के दौरान बारिश शुरू हो गई थी, जिसके बाद सिख समाज ने इसे गुरुद्वारा साहिब में करने की पेशकश की थी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वैक्सीन और कोरोना महामारी में व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के उठाए सवालों का जवाब दिया है। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस के नेता पहले वैक्सीन पर भ्रम फैलाने में लगे रहे और टीके लगवाने के लिए कतार में खड़े दिखे। महामारी में सरकार का सहयोग करने के बजाय सिर्फ ट्विटर के जरिए राजनीति करते हैं। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। अरुण सिंह ने कहा है कि राज्य में अपराधियों का बोलबाला बढ़ा है। कोरोना काल में सीएम गहलोत घर में बंद रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्या दूसरे पर सवाल उठाएगी। खुद गहलोत सरकार अपनी पार्टी की गुटबाजी के शिकार हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के विरोध में बंगाल बीजेपी आज ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। बंगाल बीजेपी कार्यकर्ता आज कोलकाता में दर्शन करेगी। इसके बाद 25 जून को बीजेपी पूरे बंगाल के हर जिले में विरोध प्रदर्शन करेगी। बीजेपी का आरोप है कि उनके समर्थकों पर टीएमसी के कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। 21 जून को वैक्सीनेशन में आई रफ्तार दूसरे दिन कितनी कायम रही? कोविशील्ड की 2 डोज ले चुके लोगों के लिए खुशखबरी क्या है और वैक्सीन को लेके आज की बड़ी खबर क्या है? देखिए टॉप 9 कोरोना से जा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 50,784 नए केस आए हैं। 68,000 से ज्यादा मरीजों के रिकवर होने के बाद देश में इस वक्त एक्टिव केस 6,38,000 रह गए हैं। इस बीच एक दिन में महामारी से 1,359 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली और यूपी में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 397 और यूपी में 202 नए केस आए। वहीं एक दिन में दिल्ली में 8 और यूपी में 58 लोगों की मौत कोरोना से हो गई। राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या 2000 से नीचे आ चुकी है। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हो चुकी है। 21 जून को रिकॉर्ड बनाने के बाद 22 जून को देश में कुल 52.84 लाख डोज वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही देश में अब तक 28.97 करोड़ डोज वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें 23.84 करोड़ लोगों को सिंगल डोज जबकि 5.13 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन भारत ने वैक्सीनेशन के मोर्चे पर नया मुकाम हासिल किया है। इस दिन 88,09,000 डोज लगाई गई। इसमें सबसे खास बात ये रही कि इनमें से 64% वैक्सीनेशन ग्रामीण इलाकों में हुआ, जबकि 36% शहरी इलाकों में। अब सरकार का फोकस वैक्सीनेशन के लिए महिलाओं को आगे लाने का है। ओडिशा में वैक्सीनेशन को गति देने के लिए मेगा प्लान बनाया गया है। राज्य सरकार ने हर रोज 3 लाख डोज वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए पूरे प्रदेश में 1500 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। कोवैक्सीन की फेज 3 ट्रायल के डाटा को DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कोवैक्सीन 77.8% असरदार है। फेज 3 का ट्रायल 25,800 लोगों पर हुआ था। इसमें ये देखा गया कि ये वैक्सीन कोरोना होने पर कितना बचाव करती है। कोवैक्सीन को जल्द ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी मिल सकती है। WHO ने इस सिलसिले में भारत बायोटेक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद आज भारत बायोटेक और विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक हो रही है। इस मीटिंग के बाद जल्द ही एक फाइनल मीटिंग होगी जिसमें कोवैक्सीन को मंजूरी मिलना तय माना जा रहा है। ब्रिटेन में की गई नई स्टडी में दावा किया गया है कि कोविड से दिमाग के हिस्से सिकुड़ रहे हैं। साथ ही गंध, स्वाद और याददाश्त पर ये बीमारी असर डाल रही है। पहली बार इंसान में संक्रमण होने से पहले और इसके बाद दिमाग के स्कैन को स्टडी किया गया है, जिसमें दिमाग पर असर की पुष्टि हुई। कोविशील्ड की दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे लोगों के लिए आज से दुबई की फ्लाइट उपलब्ध होगी। दरअसल ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को दुबई सरकार की ओर से मंजूरी मिली हुई है और भारत में कोविशील्ड का उत्पादन इन्हीं कंपनियों की ओर से किया जा रहा है। डेल्टा प्लस क्यों बन गया है खतरे का नया नाम? स्कूलों को खोलने को लेके सरकार की योजना क्या है? महामारी से बचकर गोवा को टूरिस्ट के लिए खोलने का प्लान क्या तैयार किया गया? कोरोना महामारी की खबरों के लिए देखिए टॉप 9 महामारी। केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस मिला है। महाराष्ट्र में 7500 लोगों की जांच में 21 मामले इस नए वेरिएंट के मिले हैं, जिसमें मुंबई के 2 लोग शामिल हैं, जबकि रत्नागिरी में 9, जलगांव में 7 और ठाणे में 1 केस इस वेरिएंट का मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश को कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर आगाह किया है। मंत्रालय ने कहा कि इन राज्यों के उन जिलों में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाई जाए जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मिले हैं।
भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 80 देशों में मौजूद है। वहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी 9 देशों में है। इन 9 देशों में ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, रूस, पुर्तगाल, भारत, स्विट्जरलैंड, नेपाल और चीन शामिल है। भारत में डेल्टा प्लस के अभी 22 मामले हैं। ये मामले केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पाए गए हैं। देश में कोरोना के मामले काफी तेजी से कम हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार अभी स्कूलों को खोलने के पक्ष में नहीं दिख रही है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि स्कूलों में काफी गैदरिंग होती है, वहाँ एक साथ कई जगहों से आए लोग होते हैं, लिहाजा स्कूलों को खोलने के लिए कई तरह के पैरामीटर हैं। ऐसे में फिलहाल स्कूल नहीं खोलने चाहिए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि 31 जुलाई तक राज्य में हर किसी को वैक्सीन की पहली डोज लगा दी जाएगी। इसके बाद राज्य को पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। सावंत ने कहा कि दूसरी लहर से अनुभवों को देखते हुए एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, जो आने वाली लहर के हिसाब से काम कर रही है। BHU अस्पताल में आज से OPD की सेवाएं शुरू की जा रही हैं। OPD के अलावा अस्पताल के इलेक्टिव ऑपरेशन थिएटर को भी दोबारा शुरू किया जा रहा है, लेकिन इन दोनों को लेकर जरूरी गाइडलाइन जारी की गई है, जिसे सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। कोरोना से जुड़े एहतियात के साथ पुरी के जगन्नाथ धाम से महाप्रभु की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है। रथ यात्रा से पहले 24 जून को महाप्रभु की स्नान यात्रा होगी। स्नान यात्रा देखने के लिए भक्तों की ज्यादा भीड़ ना होने पाए, इसके लिए आज रात 10 बजे से 25 जून दोपहर 2 बजे तक जगन्नाथ धाम में धारा 144 लगाने का निर्णय लिया गया है। देश में कोरोना के मामले घट रहे हैं और कई राज्यों में धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति भी मिल चुकी है। ऐसे में क्रिश्चियन समुदाय से जुड़े संगठन ने तमिलनाडु में भी चर्च को खोलने की मांग की है। महामारी के इस दौर में जब लोगों की आखिरी उम्मीद अस्पतालों पर टिकी है, वैसे समय में मुंबई के घाटकोपर में हैरान करने वाली घटना हुई है। यहाँ BMC के राजावाड़ी अस्पताल में मरीज की आंखों को चू होने को उतर दिया। आरोप है कि मरीज के परिजनों ने जब इसकी शिकायत की तो वहाँ के स्टाफ ने उनसे बदसलूकी की। देश में कहां-कहां पहुंचा मॉनसून। भीषण बाढ़ के बीच बिहार में कहां-कहां पर बारात निकली। भोपाल में कुछ घंटे की बारिश से शहर कैसे जलमग्न हुआ। बाढ़ बारिश की खबरें देखिए टॉप 9 बाढ़ बारिश। गुजरात के बनासकांठा में पहली ही बारिश में एक नया पुल टूटकर गिर गया। राहत की बात ये रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, वरना इस हादसे में किसी की जान भी जा सकती थी। पुल हाल ही में बनकर तैयार हुआ था। गुजरात के पाटन में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से पूरा सिद्धपुर का इलाका जलमग्न हो गया। स्थानीय रसूल तालाब का पानी लोगों के घरों में घुस गया। कम से कम 250 घर बुरी तरह से पानी में डूब गए। कई परिवारों को निकालकर दूसरी जगहों पर ले जाना पड़ा है। बिहार के मोतिहारी में चारों तरफ से भीषण बाढ़ में घिरे एक घर में शादी की रस्में होती रही। घर की ओर आने जाने वाले रास्तों पर 8 फीट गहरा पानी जमा होने के बावजूद महिलाएं जोर शोर से शादी के मंगल गीत गाती रही। मोतिहारी के सुगोली में बाढ़ के कारण रास्ता बंद होने के बावजूद बारात नाव पर सवार होकर निकली, लेकिन भीषण बाढ़ के बावजूद बारातियों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। बाराती करीब 1.5 किलोमीटर यूं ही नाव पर सवार होकर गए। करीब 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद छिंदवाड़ा के घोघरा वाटरफॉल में फंसे परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया। ये लोग नागपुर से यहाँ घूमने आए थे। रेस्क्यू किए गए लोगों में 6 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल है। बिहार के गोपालगंज के जागीरी गांव का आधा से ज्यादा हिस्सा दरिया में समा चुका है। हर साल आने वाली बाढ़ की वजह से गांव की ये हालात हुई है। हर साल गांव का बड़ा हिस्सा बूढ़ी गंडक के पानी में समा जाता है। हालात इस साल भी अलग नहीं है। काफी सारे लोगों ने गांव को छोड़ दिया है और जिनके घर बचे हैं वे नाव से आ जा रहे हैं। अल्मोड़ा के चौकुटिया बद्रीनाथ मार्ग पर भूसंकलन से आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ मार्ग बंद होने से खासी परेशानी हो रही है। प्रशासन सड़क खुलवाने के लिए दिन रात काम में जुटा है। मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से में पिछले कुछ समय से औसत से ज्यादा बारिश हो रही है। भोपाल में कुछ घंटों की लगातार बरसात से शहर जलमग्न हो गया। मौसम विभाग ने जबलपुर, रीवा और शहडोल समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बिहार के बड़े हिस्से में लगातार बारिश हो रही है। इससे गंगा नदी उफान पर है। पटना में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में रहने वालों की चिंता बढ़ गई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।